और एक होता है आपका व्यंजन के रूप में। याद रखना, अगर आपका प्रश्न बन जाए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके मित्रों कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो आपके कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। बात बनी कि साहब व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन आपके 33 होते हैं। कौन कौन से कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3 भागों में। एक तो होता है आपका स्पर्श व्यंजन और एक होता है आपका मित्रों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन विशेषकर ध्यान रखना है। एक आपका होता है उष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 25। अंतस्थ की कितनी होती? 4। कौन कौन से? ये लव है। और एक आपके उष्म वर्ण होते कौन कौन से? स है। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 33। याद रखना, यहां से एक प्रश्न आपका और भी बन सकता है। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है। कई बार आपसे क्रम पूछा जाता है तो सीधा सीधा याद रख लेना कौन सा हो जाएगा भाई? ये लव है। और उष्म वर्ण का क्रम पूछा जाता तो आपका क्या हो जाएगा? स है। तो वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं आपके? 33। कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म वर्ण। तो यहां पर अपने को अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। अगर इस प्रश्न के अनुसार अगर कोई प्रश्न बना तो इसी तरीके का यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अगला प्रश्न 30 होगा, 44 होगा, 48 होगा, 53 होगा। जल्दी से उत्तर प्रेषित करेंगे। उत्तर क्या होना चाहिए? यहां पर जो आपका उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है आपकी? 44 होती है। याद रखना, यहां पर 2 चीज और भी आपको ध्यान में रखनी मित्रों। अगर पूछा जाए कि मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, मुख्यतः वर्णों की जो संख्या होती है कितनी होती? 44 होती है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या जो होती मित्रों कितनी होती है? 52 होती है। अब लेकिन 44 और 52 कैसे हुई है? ध्यान रखना, आपका सीधा सीधा चार्ट समझ लो। स्वर आपके कितने होते हैं? 11। व्यंजन आपके कितने होते हैं? 33 होते हैं। आपके मुख्यतः वर्ण कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। और आपके 2 अयोगवाह जुड़ जाते हैं। अयोगवाह जुड़ जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो आपके कितने हो जाते हैं? 50। और आपके 2 उत्क्षिप्त वर्ण जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? उत्क्षिप्त जुड़ जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो ये आपको चार्ट विशेषकर ध्यान में रखना है और ये दोनों चीजों को विशेषकर आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहां पर क्या आपका च होगा, ख होगा, प होगा, ट होगा। उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर प्रेषित करेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट। तो ध्यान रखना मित्रों, यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, यानी ट हो जाएगा। अब देखो यहां पर मूर्धन्य व्यंजन क्या है? मूर्धा यानी उच्चारण स्थान है। और प्रमुखता से उच्चारण स्थान देखो आपका एक तो होता है कंठ के आधार पर, एक आपका तालु होता है मित्रों, एक आपका होता है मूर्धा, और एक होता है आपका दंत, और एक होता है आपका ओष्ठ। प्रमुखता से उच्चारण स्थान आपका ये ही होते हैं। अब देखो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकल सकती है? एक तो ए, आ और क वर्ग है और विसर्ग। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? कंठ्य होगा। कोई सा भी वर्ण पूछा जा सकता है, यहां पर ध्यान रहे। यहां पर तालु से कौन कौन सा होगा? ई, च वर्ग और आपका य और श। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। यहां पर याद रखना मित्रों, री और ट वर्ग और र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। और यहां पर देखो त वर्ग और ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। और यहां पर मित्रों उ प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो इनको विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। जहां पर भी क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। यहां पर इन वर्णों को विशेषकर ध्यान में रखना है। और यहां पर याद रख लेना, ए और आई का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कंठ और तालु हो जाएगा। यहां पर ध्यान में रख लेना, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई?
कंठोष्ठ हो जाएगा। एक आपका व का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। और एक आपका अंग, य, अण, न, मैं और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। अर्ध है का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा अलिजिह्वा होगा। क्या हो जाएगा, अलिजिह्वा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई सा भी वर्ण, कैसा भी वर्ण पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, डी वाला हो जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं अगली स्क्रीन पर। तो जल्दी से एक बार अपनी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल आ जाइएगा इसी मूड के अंदर। यहाँ पर तालव्य व्यंजन है, प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या यहाँ पर उत्तर आपका ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा? तालव्य व्यंजन पूछा है तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाता भाई, आपका सी वाला हो जाता। क्योंकि तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालव्य में आपका एक तो आपका ई आता है, ई आता है, और च वर्ग आता है, और आपका ये और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपके ट ठ ड ढ ना आपने पढ़ा है मूर्धा, और यहाँ पर क वर्ग आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका तालु हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा मित्रों, दंत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, सी वाला हो जाता है। अगला, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या आपका उत्तर ख ग होगा, क्या आपका क च होगा, क्या ये र होगा, या आपका त द होगा? महाप्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या उत्तर होना चाहिए, जल्दी से यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। देखो महाप्राण वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास तंत्र के आधार पर किया गया हो उन्हें अपन अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर विभाजन करते हैं। तो श्वास तंत्र के आधार पर वर्णों का जो विभाजन होता है मित्रों, कितने भागों में होता है, दो भागों में। कितने भागों में होता है, दो भागों में। ध्यान से पढ़ेंगे, एक तो होता है आपका अल्पप्राण और एक होता है आपका कौन सा, महाप्राण। ध्यान रखना, अल्पप्राण जो होता है ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में बहुत कम मात्रा में वायु निकलती हो, उन ध्वनियों को अल्पप्राणी ध्वनियां कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती 30 होती है, और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। और एक आपका क्या होता है मित्रों, अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक आपके सभी स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो तीनों पंजे 15, 4, 19 और 11 कितने हो गए, 30 हो गए। एक आपका महाप्राण, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में श्वास तंत्र से ज्यादा मात्रा में वायु निकलती हो उन्हें महाप्राणी ध्वनियां कहते हैं। अगर 44 में से 30 इधर आ गए तो बचे कितने, 14। तो इनकी संख्या कितनी होती, 14। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और आपके क्या होते हैं, एक तो उसमें वर्ण में स है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण दो भागों में श्वास तंत्र के आधार पर विभाजन हुआ है। एक तो आपका 30 वर्ण हो गए, इधर कितने हो गए, 14 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कौन से वर्ण हो जाएंगे, आपके महाप्राण हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। अगला मित्रों, प्रेक्षण शब्द बना है। जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या बात, अरे वाह भाई, अरे मेरे विद्वानों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला। क्या हो जाएगा, ए वाला। क्योंकि मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा कि जहां पर भी एक चोटी दिख जाए, कितनी चोटियां दिख जाए, एक चोटी दिख जाए, वहां पर संधि कौन सी होगी, कौन सी होगी, गुण संधि होगी। तो यहां पर देखो सीधा सीधा देख लेना, अगर शब्द के अंदर या तो एक की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर्घ हो, तो वहां पर संधि कौन सी होगी भाई, वहां पर आपको गुण संधि करना है। और गुण संधि के टुकड़े कैसे करेंगे, जहां पर ए बैठा हुआ होगा इधर आपको ए या आ बिठाना है, आगे आपको ई या ई बिठाना है, बराबर क्या कर देना भाई, ए कर देना है। यही तो करना है। अगर ओ के टुकड़े करना है, इधर आपको ए या आ बिठा देना है, ऊ या ऊ बिठा देना है, बराबर क्या कर देना है, ओ कर देना है। अगर अर के टुकड़े करना हो, इधर आपको ए या आ बिठाना है, इधर री बिठाना है, बराबर क्या कर देना है, अर कर देना है। ये करना नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ए आ रहा है, तो ए के टुकड़े कैसे करेंगे, ए या आ, ई या ई। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो प्र या प्रा, तो प्र और इक्षण। इक्षण का अर्थ होता है देखना, जो विशेष रूप से देखने वाला होता है वही क्या होता है, प्रेक्षण होता है। तो प्र में अ और ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो आपका शब्द क्या बन गया,
प्रेक्षण बन गया। समझा गया। एक शब्द ऐसा ही बनता है राकेश, बहुत ही अच्छा शब्द मित्रों। राकेश का क्या हो जाएगा, का में ए बैठा हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, राका धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राका धन ईस हो जाएगा। एक यहाँ पर देखो परोपकार शब्द होता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा। जो दूसरों की जो भलाई करता हो उसे अपन परोपकार कहते हैं। रमे अ और उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। आपका शब्द क्या बनेगा, परोपकार बनेगा। यहाँ पर मित्रों एक शब्द याद रख लेना, महर्षि शब्द यह भी पूछा जाता है। महर्षि में ध्यान रखना संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, महाजन ऋषि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, अगर शब्द के अंदर कहीं पर भी या तो ए हो, ओ हो, अर हो, संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसको याद कर लेना अच्छे से। अगला मित्रों यहां पर निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहां पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए, क्या आपका निर्लेप होगा, निह लेप होगा, निरअलेप होगा, निह लेप होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना उत्तर बताएंगे। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। क्योंकि ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी र बैठा हुआ हो शब्द में, चाहे आधा र हो चाहे पूरा र हो, उससे पहले आपको देखना है। उससे पहले का मतलब समझ में आ गया ना, उल्टे फाल्ट है ना। इससे पहले अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, क्या हो, अ आ को छोड़ करके स्वर हो, अगर र पूरा हो उसमें स्वर को बाहर निकालो, और जो आधा र शेष रहता है, इस आधे र को अगर विसर्ग में परिवर्तन कर दोगे तो आपका सार्थक संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पर र को विसर्ग करेंगे तो आपका संधि विच्छेद क्या हो गया जी, निहदन लेप हो जाता है। तो यहाँ पर एक नियम बनता मित्रों, नियम क्या बना कि विसर्ग हो और इससे पहले क्या हो, ई या उ हो, या ऐसा कर लो, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर स्वर हो, ए आ को वर्ण में आता नहीं आता है, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। तो आपका शब्द क्या हो गया, निर्लेप। यहां पर जोड़ोगे तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, निर्लेप बन जाएगा। ऐसा ही आपका एक शब्द बनता मित्रों बहिरंग। यहां पर देखो र से पहले ए को छोड़कर ई आ रहा, नहीं आ रहा, र में स्वर का बैठा हुआ ए को आगे निकालेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा भाई, बहिधन अंग हो जाएगा। एक ऐसा ही शब्द आपका द्विरागमन है। द्विरागमन को भी याद कर लेना, क्योंकि यहां पर रमेश्वर का बेटा हुआ आ को अपन आगे निकालेंगे, क्या होता आगमन, र को विसर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, द्विधन आगमन हो जाएगा। एक ऐसा ही शब्द याद कर लेना, यह भी कई बार पूछा जा रहा है, आशीर्वाद। यहां पर आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आशीधनवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीधनवाद हो जाएगा। तो यहां पर जो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, बी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए तो मित्रों यहां पर देख सकते हैं महाओपर 27 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक क्या है, महाओपर, और छोटा सा उपहार जो करेगा आपके सपने को साकार। महिला विद्यार्थियों को फीस में 3000 का डिस्काउंट मिलने जा रहा, किसके द्वारा, लक्ष्य क्लासेज के द्वारा। और ऐसा मौका मित्रों बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को चूकना बिल्कुल नहीं है। और ये मौका चलेगा, शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं फटाक से पानी की ओर देखते कि पानी की बोतल कहाँ है, ऐसा होता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो स्वच्छ में सूदन अच्छे, मतदन एके, महीदन ईस, विधन शाद। यहाँ पर आपका पूछा नहीं, पूछा मित्रों कि सही नहीं, कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी हाथ खड़ा करके बताओ, देखिए कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताएंगे, ऑनलाइन वालों जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित कर दो। तो यहां पर आपका उत्तर जो होना चाहिए मित्रों, बिल्कुल उत्तर नहीं पूछा, उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर सूदन अच्छा, तो यहां पर संधि आपकी कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। अब यहां पर मित्रों एक के नहीं होता है, क्योंकि यहां पर शब्द क्या बनता है, एक के बनता है ना भाई। और यहां पर आपका क्या है, मत, यहां पर आपका त पूरा है, यहां पर त में अ और आई बराबर क्या हो जाएगा, आई।
तो आपका शब्द क्या बनेगा? मतैक्य बनेगा। और यहाँ पर संधि आपकी कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। और वृद्धि संधि में ध्यान रखना मित्रों, वृद्धि संधि का एक नियम बनता है, जब आई के टुकड़े करना हो तो यहाँ पर एक नियम बनता है, इधर ए या आ बैठा हुआ हो, यहाँ पर ए या आई हो, तो जब समझौता आप करोगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहाँ पर आपका मतधन ऐक्य क्या बन जाएगा? मतैक्य। ऐसा ही एक शब्द बनता है आपका पुत्रैषणा। शब्द क्या बनता है? पुत्रैषणा बनता है। तो क्या बनेगा भाई? पुत्रधन ऐषणा। क्या बनेगा? पुत्रधन ऐषणा। त्र में अ और ए बराबर क्या बनेगा? आई बनेगा। तो आपका शब्द बनेगा पुत्रैषणा। एक आपका शब्द बनता है मित्रों जनैकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जन धन एकता। क्या बन जाएगा? जन धन एकता। और यहाँ पर मित्रों एक नियम और बनता है वृद्धि का, ए या आ हो और आगे ओ या औ हो। क्या हो? ओ या औ हो, तो बराबर समझौता के रूप में क्या करोगे? औ करोगे। और यहाँ पर एक शब्द बनता, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है, जल धन ओगे। आपका शब्द क्या बनेगा? जलौग बनेगा। जल का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? जलौग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? इसमें से किस विकल्प में संधि सही है? क्या आपका दिक्मंडल दिग्मंडल होगा क्या? एक धन एक एकैक होगा क्या? स्त्री धन उचित स्त्रीउचित होता है क्या? पितृधन इच्छा पितृच्छा होता है क्या? जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका सही पूछा मित्रों, यहाँ पर उत्तर हो जाता आपका कौन सा? बी वाला। कौन सा हो जाता है? बी वाला। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे का में अ और ए बराबर क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे का के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, और जहां पर भी एक नियम अपन लोगों ने पढ़ रखा थ्योरी कक्षा के अंदर कि संधि विच्छेद के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में का च ट त प और उसके पीछे कोई भी पंचम वर्ण हो तो संधि पद बनाते समय इस का के स्थान पर आपको क्या करना है? पंचम वर्ण करना है। तो यहाँ पर दिग्मंडल न होकर के अगर आपका शब्द क्या होता मित्रों? दिग्मंडल होता तो आपका शब्द क्या हो जाता? सही हो जाता। अब यहाँ पर देखो मित्रों, ई बैठा हुआ पीछे उ समान स्वर बैठा हुआ है। अब ई बैठा हुआ उ समान स्वर है, तो संधि कौन सी होनी चाहिए? यण संधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका शब्द क्या होता? स्त्रीउचित होता, तो ये आपका शब्द सही हो जाता। तो ये आपका गलत हो गया। अगला मित्रों, पितृ इच्छा री बैठा हुआ पीछे ई समान स्वर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर री को र करेंगे ना, तो पी तय री को र करेंगे और ये आपका इच्छा बनेगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा मित्रों? पी पितृच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पितृच्छा बन जाएगा। तो ये होता तो आपका सही होता। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत और ये भी आपका गलत। उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका बी वाला हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एक देखने को मिलेगा। चलिए अगला, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है यहां पर दो शब्दों का मेल, यहां पर दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, दो वर्णों के मेल को, वर्ण तथा शब्द के मेल को। जल्दी से, बहुत ही एक सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए आपका सी वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामधन अनुजे, रामधन अनुजे, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा नहीं आ रहा। दोनों में अपन ने क्या किया कि यार इधर भी ए बैठा इधर भी ए बैठा, एक काम करो ना, समझौता कर लेते हैं। ऐसा ही होता नहीं होता है? समझौता कर लिया तो क्या हो गया भाई? आ हो गया। अब इधर मैं में से ए को निकाल दिया, ए को निकाल दिया, तो यहाँ पर मैं भी आधा हो गया और यहाँ पर नुज जो का त्यों है, तो यहाँ पर मैं आधा भूखा ही बैठा था तो आग के इंतजार में था, तो शब्द क्या बन गया? रामानुज बन गया। तो इस प्रकार से प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के जो मेल होता है उसे अपन क्या कहेंगे मित्रों? संधि कहेंगे। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी वाला। चलिए बहुत अच्छा, सारे निःशुल्क श्रोता जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइव क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अंधाधुंध उत्तर प्रेषित कर रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट उत्तर फेंक रहे हैं, है ना भाई? बहुत अच्छा। चलिए, तो आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से। तो यहाँ पर अति दंचार, अति आचार, अत्याचार, अत्याचार, तो उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
सी होना चाहिए। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर संधि पूछा है भाई ने। क्या पूछा है? यहां पर संधि पूछा है। यहां पर देखो ई आ रहा है, असमान स्वर है या नहीं है आगे। तो यहां पर ई को ये करेंगे, ए तय, ई को ये और ये आचार। तो आपका शब्द क्या बनेगा मित्रों? अत्याचार बनेगा। क्या बनेगा? अत्याचार बनेगा। आचार का अर्थ होता है व्यवहार। जो व्यवहार अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अत्याचार कहते हैं। उसे तो कहते हैं। अत्याचार का मतलब क्या है? कि व्यवहार जो अधिक हो गया उसे अपन अत्याचार ही कहते हैं। तो यहां पर संधि आपकी कौन सी हो जाती है? यण संधि। और यण संधि का एक नियम समझ लो मित्रों, एक पहचान आपको गिफ्ट में तौफीक में दे रहा हूं, इसको अच्छे से याद करके जाना। क्या एक पहचान है? अगर शब्द के अंदर प्राय या तो यह हो या वह हो या र हो, इससे पहले अगर प्राय आधा वर्ण हो, क्या हो भाई? आधा वर्ण हो, तो यहां पर संधि कौन सी मानी जाती है? यण संधि मानी जाती है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। जैसे कि आपका शब्द आता न्यून आ रहा, नहीं आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ण है या नहीं है? संधि कौन सी? यण। लेकिन ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय आपको क्या करना है? इस ये व र में जो भी स्वर बैठा हुआ है इसका बाउंटिया पकड़ करके क्या करना है? बाहर निकालना है। अब ध्यान रखना, ये आधा रह गया तो संधि विच्छेद करते समय ये को आपको किस में भेजना? ई में भेजना है। यहां पर वह है तो इस वह को आपको किस में भेजना? उ में भेजना है। र है तो र को किस में भेजना है? री में भेजना है। लेकिन आपको इधर क्या दे देना भाई? असमान स्वर दे देना। क्या दे देना है? असमान स्वर दे देना। अब देखो यह में से उ को अपन ने बाहर निकाल दिया, ऊन हो गया, और ये किस में जाएगा? ई में जाएगा। तो आपका क्या हो गया? निधन ऊन हो गया। तो यहां पर इसका जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सी वाला। और इस प्रकार से अपन यण संधि बना सकते हैं। जैसे कि आपका एक शब्द होता मधुवरी। देखो मैंने क्या कहा था? ये वर्ण से पहले आधा वर्ण होना चाहिए। संधि कौन सी होगी? यण। वह में स्वर क्या बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ? ए। बोल के देखो, वह बोलना पड़ता है, बोलना पड़ेगा। वह में क्या बैठा हुआ है? ए को क्या करोगे? बाहर निकालोगे। वह किस में जाएगा? किस में जाएगा? ऊ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मधुधन अरि। क्या हो जाएगा भाई? मधुधन अरि। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मधुवरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला। ध्यान रखो कि जो योद्धा होता है ना, योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले उसकी आवाज कुछ अलग होती है। आप लोग तो मुझे लग रहा है कि युद्ध क्षेत्र से आ गए हो जैसी आवाज आ रही है। युद्ध क्षेत्र में अपने को जाना और उस समय टन टना टन की आवाज आनी चाहिए। यानी आवाज में, ध्वनि में इतनी प्रखरता होनी चाहिए, इतनी प्रखंडता होनी चाहिए कि शब्द बोले नहीं उससे पहले छत हिलने लग जाए। इतनी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। और आप लोग तो इस प्रकार से हैं कि जैसे कि 4-5 साल से है ना युद्ध लड़ रहे हो और उसी प्रकार से उसी अवस्था में अपन आ गए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सारे अभी ऐश्वर्य काल में हो, नौजवान हो, और आपकी आवाज़ ही एक बतानी चाहिए। क्योंकि परीक्षा को इतना डर होना चाहिए कि जो वीर है बिल्कुल 28 तारीख को आ रहा है 2:30 बजे। कितने बजे आ रहा है? 2:30 बजे आ रहा है। उसको खौफ होना चाहिए। लेकिन आपके मुखारविंद पर मैं देख रहा हूं कि कालिमा आपके चेहरों पर छा रही है। ऐसा नहीं हो भाई। अपने चेहरे पर एक लालिमा छाई हुई हो और एक ओजस्वी हो, एक तेज हो, और परीक्षा को अपने तेज को देख करके लग जाए कि बिल्कुल एक योद्धा आ रहा है, मुझे उससे डरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको डरना पड़े, इसलिए परीक्षा को डरना होगा। तो यहां पर अत्याचार शब्द में लगे उपसर्गों का चयन करेंगे। यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? ए, आ, अति, अत। क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि यहां पर संधि कर लो रे, क्या हो जाएगा? आ को बाहर निकालेंगे, आचार, और ये ई में जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? अतिधन आचार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अति का जो अर्थ होता है उपसर्ग का, अधिक व परे होता है। क्या होता है? अधिक व परे होता है। जैसे इसके कई सारे और भी शब्द बनते हैं। जैसे अतिव शब्द बनता है, आपके अतीन्द्रिय शब्द बनता है, अत्यल्प शब्द बनता है। क्या बनता है? अत्यल्प शब्द बनता है। तो इस प्रकार के शब्द यहां पर इसके तैयार होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? जल्दी से अपना उत्तर प्रेषित करेंगे। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या आपका उत्तर समर्थ होगा, संतोष होगा, संस्कृत होगा, सज्जन होगा? जल्दी से उत्तर प्रेषित करेंगे। यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहां पर मेरे लाडलों उत्तर होगा डी वाला। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो रे कि यहां पर सम उपसर्ग नहीं लगा है। और ध्यान रखना, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
जो आपको वहां पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि नहीं दिखता ही नहीं है ना। और जिनको दिख जाता उनको यह समझ नहीं आता तो नहीं है तो सही कौन सा, इसमें उनको दिक्कत ये हो जाती है। इसलिए आपको विशेष कर ध्यान करना है कि नहीं है तो अपने को सीधा सोचना है कि नहीं है, इसका मतलब 3 तो नहीं है और एक ऐसा कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है, भाई 3 तो है और एक ऐसा चोर बैठा जो नहीं है, तो ये अपने को सीधा सोचना है। तो यहां पर देखो समर्थ के अंदर क्या हो जाएगा मित्रों, समधन अर्थ हो जाएगा। अगला संतोष में क्या हो जाएगा, आपका समधन तोष हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, समधन कृत हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा ही दिख रहा है ना भाई, सत आ रहा है। यहां पर संधि करेंगे तो क्या होता है, यहां पर जय वाली संधि पढ़ाई मैंने आपको, त या द के बाद में क्या हो, जय हो, तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है, जय हो जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक उपसर्ग होता है सत, सत का अर्थ होता है अच्छा। क्या अर्थ होता है, अच्छा होता है। इसके कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि आपका सज्जन बन गया, आपका एक सच्चासन बन गया। क्या बन गया, सच्चासन बन गया। और ध्यान रखना, सच्चासन शब्द का संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है। शतधन शासन होता है, क्या होता है, शतधन शासन होता है, ठीक है। और एक आपका सचरित्र बन गया। क्या बन गया, सचरित्र बन गया। यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या होता है, शतधन चरित्र होता है। क्या होता है, सद्धन चरित्र होता है। तो इस प्रकार से यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाता है भाई, डी वाला हो जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा लग रहा है, जल्दी से बताएंगे। उ लग रहा है, उद लग रहा है, उन लग रहा है, उत लग रहा है। अब देखो यहां पर जो है विद्यार्थी उद भी करते हैं और उत भी करते हैं, दोनों में से एक होता तो पर एक कर देते। लेकिन अक्सर मैं आपको कक्षाओं में बताता हूं कि जहां पर भी जब दोनों ही बैठे हुए हो तो फिर अपने को अच्छा वाला मामा ही ढूंढना है ना। भाई दोनों में से एक बेटा हो तो जो भी मिले उसको राखी बांधनी, 500 रुपया टटोलना है ना। और नहीं मिले तो फिर दोनों बेटे तो अपने को जो अच्छा मामा जो ज्यादा पैसा दे दे उनको ज्यादा मिठाई खिलाएंगे, राखी भी 500 रुपये वाली बांधेंगे उनके, ताकि मिलेंगे कितने, 2-5 हज़ार रुपये मिलेंगे अपने को। तो यहां पर जो है इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला हो जाएगा। तो यहां पर देखो संधि में आपने को एक नियम पढ़ाया था मैंने आपको कि त और द हो, उसके पीछे आपको जय या जय हो तो आपको संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, जय करना है। लेकिन संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग होता है शुद्ध रूप से वो क्या होता है, आपका उद होता है। क्या होता है, उद होता है। तो यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, आपका उदधन ज्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। और इसका जो अर्थ होता है अधिक या विशेष अर्थ में, किस अर्थ में लिया जाता है, अधिक या विशेष अर्थ में लिया जाता है। जैसे इसके कई सारे शब्द बनते हैं, आपके उल्लेख बनते हैं, आपका शब्द बनता उद्घाटन बनता है। कौन सा बनता है, उद्घाटन बनता है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार के कई सारे शब्द तैयार हैं। तो ये आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। याद रखना उपसर्ग कितने होते हैं,